नमस्कार। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिप्पन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूची 23 मार्च को प्रकाशित की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 10 मई 2026 को जारी होगी। ये निर्णय राज्य चुनाव आयुक्त शंतमनु की तरफ से किया गया है और उनकी अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें कि दोनों संभागों के डिविजनल कमिश्नर, सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। आयोग ने बताया है कि नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 तय की गई है और एनआईसी द्वारा 10 से 12 दिनों का प्री रिवीजन अभ्यास किया जाएगा, जो कि 20 से 22 मार्च तक पूरा होने की संभावना है। प्रारूप सूची पर आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा, जिसके दौरान 3 से 4 शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोग कोई भी चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिलहाल अंतिम सूची जारी होने के बाद ही पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। आपको बता दें कि कल एक मीटिंग हुई है जिस पर कि हमने डिस्कशन भी की थी और ये मीटिंग जो है वो आयोजित की गई पंचायती राज चुनाव और जो डीडीसीज बीडीसीज के चुनाव होने हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई। विकास भवन जम्मू में ये मीटिंग आयोजित हुई थी और इस मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अहम फैसले लिए गए, जिसमें से ये है कि फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से पहले कुछ भी संशोधन, कोई चेंज या फिर कोई करेक्शन अगर लोग करवाना चाहते हैं वोटर लिस्ट में या फिर बाकी की कोई चीज़ों में अपने वोटर कार्ड्स में तो वो करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल फाइनल वोटर लिस्ट के बाद पंचायती राज चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि बहुत जल्द पंचायती राज इलेक्शंस के जो स्केड्यूल हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे या फिर लोगों की बात करें तो सभी लोगों को इंतजार है कि जो एक ग्राउंड लेवल के अंदर जिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं वो अभी ढांचा फिलहाल मजबूत नहीं है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सिर्फ एमएलएज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड है। बहुत जल्द उम्मीद है कि सरपंच, पंच और यूएलबी के इलेक्शंस भी बहुत जल्दी हो जाएंगे और अब जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, मतदाता सूची जब फाइनलाइज होगी तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इलेक्शंस का स्केड्यूल भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त हुए हैं। उन्हें सस्पेंड किया गया है और आतंक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई, जहां किश्तवाड़ और अनंतनाग के कर्मचारियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किए गए हैं और विभागीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का एहतियाती कदम ये फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये 3 जो कर्मचारी हैं वो जल शक्ति विभाग के अंदर कार्यरत थे और गवर्नमेंट जॉब्स थी इनकी, लेकिन फिर भी ये आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शामिल थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है और ये एक सबक जरूर उन लोगों के लिए होगा जो कि जम्मू कश्मीर में या फिर भारत में रहकर इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में या फिर एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स के साथ मिलकर यहाँ पर अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं। सरकार ने आतंक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेल जो जल शक्ति विभाग है उसके 3 कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया है। आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार ये कार्रवाई प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर की गई और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों में किश्तवाड़ जिले के लियाकत अली और कौसर हुसैन शामिल हैं, जो कि नीड बेस्ड कैजुअल लेबर के रूप में कार्यरत थे, जबकि अनंतनाग के शौकत अहमद जरगर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे। यानी कि तीनों ही जल शक्ति विभाग के अलग अलग चीजों के अंदर काम करते थे और 2 व्यक्ति जो है वो किश्तवाड़ के थे और 1 व्यक्ति अनंतनाग का था। लियाकत और कौसर के खिलाफ वर्ष 2019 में यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर में आतंकवादी गतिविधियों, साजिश, आतंकियों को शरण देने और आतंकी संगठन की मदद करने के आरोप हैं, जिसकी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है और मामला अभी फिलहाल विचाराधीन है। वहीं शौकत अहमद की बात करेंगे जो कि अनंतनाग का रहने वाला है। शौकत अहमद जरगर के खिलाफ भी 2019 में ही यूएपीए आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज हुआ और सरकार का ये भी कहना है कि विभाग की सुरक्षा,
सुचारू कार्य प्रणाली बनाए रखने के लिए ये एहतियाती तौर पर कदम उठाया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लेसन उन लोगों के लिए होगा जो कि जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इनकी तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ये एज एन OGW काम किया करते थे, लोगों तक जो है आतंकियों तक कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे और अन्य चीज़ों के लिए भी इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। और अब कार्रवाई करते हुए होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के आधार पर ये इंपॉर्टेंट आधिकारिक ऑर्डर जारी किया गया है जिसके अंदर इन तीनों के नाम शामिल है और कहा गया है कि अब इन्हें सेवाओं से अलग कर दिया गया है, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि और बहुत सारे लोग ऐसे जम्मू कश्मीर में भारत में हैं जो कि यहाँ पे रहकर ही यहाँ पर कुछ आतंकियों के साथ मिलकर यहाँ पर अमन और शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग और एज एन OGW काम कर रहे हैं या फिर टेररिज्म या फिर नार्को टेररिज्म के अंदर उनकी भागीदारी है, इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने जम्मू का दौरा किया और यहां पर PSA के तहत जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। बता दें कि सिसोदिया के साथ पार्टी के अन्य कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे और मीडिया से बातचीत करते हुए सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कई लोगों को झूठे मामलों में जेल में डाला गया है, हालांकि बाद में अदालतों ने कई लोगों को बरी भी किया। उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उनके मुताबिक तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और कई लोगों की नौकरियां भी प्रभावित हो रही हैं। जम्मू में हमारी पार्टी के लीडर, हमारे दोस्त महराज मलिक जी का परिवार यहाँ है, घर यहाँ है, MLA के रूप में उनको जो मिला हुआ है। मैं यहाँ पे सब लोगों से मिलने आया था और मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से सोनम वांगचुक, महराज मलिक, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या और बहुत नाम है देश में, कोई भी आवाज देश में उठती है तो उसको उठा के केवल जेल में डालना जानती है। झूठे आरोप लगाएंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, फर्जी जेल में डालेंगे। ये भारत की राजनीति का नॉर्मल बना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं आज सब लोगों को यही कहने आया था कि ये लड़ाई एक तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। अपने जम्मू के साथियों को मैंने यही कहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है। जिस तरह से दिल्ली के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सारे झूठ कोर्ट ने एक एक करके साबित कर दिए कि बीजेपी झूठी है, बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी सत्ता की हवस के लिए लोगों को अरेस्ट करती है। जिस तरह से दिल्ली के मामले में साबित कर दिया, वैसे महराज मलिक के मामले में भी यही साबित होगा। एक स्कूल के लिए कोई आदमी जेल गया, अस्पताल की मांग में कोई आदमी जेल गया और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया जाए। देखिए, सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं, होटल के कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों का इंटरनेशनल जो लोग व्यापार करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बर्बाद हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का गिफ्ट है इस देश के लोगों के लिए कि भाई नरेंद्र मोदी को चुनोगे तो यही झेलोगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे तो यही झेलोगे। नरेंद्र मोदी को कश्मीर घाटी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और कई इलाकों में ताज़ा बारिश शुरू हो गई है और इससे पिछले कुछ दिनों से जारी शुष्क मौसम का दौर खत्म हुआ है, यानी कि जो ड्राई वेदर स्पेल कश्मीर में देखने को मिल रहा था उससे कई हद तक राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में अब एक नया वेट स्पेल शुरू हो गया है जिसके चलते कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश और बादल छाए रहने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि यह बारिश का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है और 20 मार्च तक मौसम इसी तरह से बने रहने की संभावना है। अधिकारियों के मुताबिक बारिश के चलते तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो गई और लगातार बादल छाए रहने और वर्षा होने से दिन के अंदर तापमान में कमी आने की उम्मीद है। वहीं घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में इस दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है जिसके चलते मौसम ठंडा हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी जैसे एक्सपेक्टेड था बारिशें खासकर कल देर रात से हुई और इसी तरह आज अर्ली मॉर्निंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे बारिशें हुई, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर। और करंटली ये एक्टिविटी हो रहा है, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल अभी करंटली चल रहा है।
तो खासकर आज दिन में भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है काफ़ी सारे जगहों पे, और यहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है इंटरमिटेंटली रहेगा। और उसके साथ साथ आज रात के टाइम भी जो है थोड़ा एक्टिविटी रहने के चांस हैं, और इसी तरह कल नाइट और परसों सुबह के बीच में भी एक्टिविटी के चांस हैं। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा वेदर ठीक है, और 15-16 के बीच में फिर से एक WD अप्रोच करे, तो उस वजह से भी जो है हल्की बारिशें मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा लाइट स्नोफॉल के चांस फिर 17-18 के बीच में भी है। तो लगभग 20 तक 2-3 WD जो आ रहे हैं, उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिशें मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, थोड़ी हल्की बर्फबारी आज और कल के दरमियान जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। अच्छा, जो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा राइज हो रहे थे फरवरी के महीने में और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, अभी जो मिनिमम है वो राइज़ हुआ है, क्योंकि क्लाउडी वेदर रहा है। तो जो मैक्सिमम है उसमें जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि 4 से 6 डिग्री या 7 डिग्री तक का भी फॉल होगा। तो वो फॉल जो है आज और कल टिल 12th को जो है फिर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट के चांस है। तो आज और कल जो है 4 से 6 डिग्री तक का फॉल देखा जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशंस। अच्छा, ये इस पे सोशल मीडिया पे ये आ रहा था कि ब्लैक स्नो भी हो सकती है, क्या ये सच है? ये ऐसे कुछ हमें लग नहीं रहा है, क्योंकि वॉर चल रहा है, तो इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वॉर अलग अलग हिस्सों में चल रहा था, तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा ऐसा है। कुछ है नहीं। फार्मर्स के लिए क्या कुछ एडवाइजरी रहेगी? फार्मर्स के लिए अभी खासकर स्प्रे जो है आज और कल ना करें, फिर 12th ऑनवर्ड्स जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी जो सोइंग का काम हो, प्लांटिंग का काम हो, वो कंटिन्यू रख सकते हैं आजकल में। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है 20th तक जो है इसी तरीके से वेट स्पेल ही रहने वाला है वादी कश्मीर के अंदर, जबकि टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहे थे और मौसम अब जो है बदल चुका है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिक खबर। सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस के अवसर पर 38वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एसडीएच सुरनकोट में रक्तदान शिविर लगाया गया, और ये शिविर कमांडेंट मदन मोहन और डिप्टी कमांडेंट उगमा राम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना और लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करना था, ताकि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके। इस दौरान जिला पुंछ में तैनात 38वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। इस शिविर के अंदर करीब 15 से 20 जवानों ने रक्तदान किया और मानवता की मिसाल पेश की। इस पहल ने सीआरपीएफ और आम जनता के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाया और ये साबित किया कि सीआरपीएफ देश सेवा के साथ साथ मानवता की सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर है। ये सीआरपीएफ के 87वें रेजिंग डे के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ के सभी संस्थान और बटालियंस जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रही है। इसी के उपलक्ष्य में 38 बटालियन सीआरपीएफ ने भी आज यहाँ सुरनकोट में एक रक्तदान शिविर लगाया है। रक्तदान महादान हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी को बचाता है, और मैं ये सभी सुरनकोट वासियों को और पुंछ वासियों को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें और ज़रूरतमंद को रक्त जरूर दान करके रक्त पहुँचाएँ। सर मंजीत सिंह, मैं सुपरवाइज़र लैब टेक्नीशियन फ्रॉम DH पुंछ से आया हूँ। हमारी यह ड्यूटी लगाई गई है, सीआरपीएफ 38 बटालियन का हम डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। हम बहुत इनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। ये बेल्ट फोर्स होगी, आर्मी होगी, इन लोगों ने हमें बहुत तावन देते हैं। हम सिविल लोगों को भी, अपने सिविल लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही आगे आओ। ब्लड बैंक इसी तरीके से निज़ाम चलता है, तो हम इससे बेनिफिट, किसी की जान बचेगी। सर नीडी लोग होते हैं, कोई ऑपरेशन में कितने लोग हैं जिनकी जान बच जाती है रक्त डोनेट करने से, खून डोनेट करने से। तो 38 बटालियन का हम बहुत सीआरपीएफ का धन्यवाद करते हैं। हम इनकी दूसरे लोगों को बोलते हैं, सिविल लोग वो भी आगे आएँ और ब्लड बैंक के डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें। नगरोटा में सीआरपीएफ के 160 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट में खेल और उत्साह का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में कई स्थानीय टीमों ने भाग लिया और अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें कि खिलाड़ियों ने शानदार स्पाइक्स और ब्लॉक्स दिखाए, जहां पर अंत में टाइगर क्लब ने खिताब अपने नाम कर लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेलों के माध्यम से समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच संबंध मजबूत करना था। देख रहे हैं अमित जी, जैसे हमारे 160 सीआरपीएफ कैंप नगरोटा में और ढोक वजीरा में मैं कहना चाहूँगा, बड़े ही अच्छे बच्चे अलग अलग जगह से हमारे पास 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये
सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है ये मैच रखा गया। इसमें अलग अलग एरियाज़ के जो बच्चे थे, अलग अलग टीमें जो थी, पार्टिसिपेंट जो थे, उनको सीआरपी के कमांडेंट साहब ने आज एक अम्ब्रेला के अंदर लाया है, जिसमें उन्हें कोशिश उनकी ये है कमांडेंट साहब की कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं और बच्चे स्पोर्ट्स में आएँ, और स्पोर्ट्स में आके उनको एक एक्सपोजर मिलता है। हमारे पास यहाँ पे खेल गांव के भी ऑफिशियल्स हैं हमारे, जो इस मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है ये आज का प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा है। और उन्होंने देखें आप इसमें ट्रॉफी वगैरह भी इनको दी हैं, हर इंडिविजुअल बच्चे को इनाम भी इन्होंने दिया है। तो ये बड़ी अच्छी एक कोशिश है, बड़ी अच्छी पहल है सीआरपीएफ की तरफ से, मैं इनकी तारीफ देना कर। बिश्नाह स्थित पटवार खाना अपने कामकाज में विफल साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पटवार खाने पर अक्सर ताले लटके रहते हैं, जिससे कि उन्हें राजस्व से जुड़े कार्य करवाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। जमीन संबंधी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी काम रुकने से जनता परेशान है। लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद राजस्व विभाग के अधिकारी पटवारियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इस स्थिति में स्थानीय लोग नाराज हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं किया गया तो वो उच्च अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। पटवार खाने की निष्क्रियता से क्षेत्र में प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया है। बिश्नाह में जो बिश्नाह प्रॉपर का जो पटवारी है, मैं सीधी बात करता हूँ, उस पटवारी जिस दिन वो मुझे मिलेंगे, मैं प्रॉपर एक ढोल लेकर के और बिश्नाह के 20 ब्लॉक लेकर के उनके गले में हार पहनाऊंगा, क्योंकि वो इतने महान शख्सियत हैं जिसके आज तक हमें दर्शन करने का मौका नहीं मिला। मैंने उन पटवारी साहब को पिछले 1.5 महीने से फ़ोन कर रहा हूँ कि जनाब आप कहाँ रहते हैं, आप मिलिए, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। आप प्रॉपर जो आपका ऑफिस आपने रखा है वहाँ पे बैठे लोगों का काम हो, छोटे छोटे काम है, लोगों के इनकम सर्टिफिकेट बनाना लोगों का काम है, लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के आप जो छोटे छोटे लोगों की नकलें लेकर के इंतकाल की नकलें, गिरदावरी की नकलें, आप कितना हरास होंगे एक छोटे से काम के लिए जिसकी 15 दिन अवधि दी जाती है कि आप अप्लाई कीजिए, 15 दिन में आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं गारंटी के साथ, खून के साथ लिख के दे रहा हूं कि अगर किसी का काम 15 दिन में अगर किसी गरीब बंदे को नकल मिल जाती होगी, को क्या काम की क्या क्रेडिबिलिटी है कि पटवारियों की क्रेडिबिलिटी है, ऑफिसरों की क्रेडिबिलिटी है, कम से कम ये तो पता लगे। आप समझते कि यहाँ पे आपका कोई आगे कोई बोलेगा नहीं, आपने लोगों के काम रोक दोगे, हम उन डरने वालों में से नहीं, हम सीधी ठोक के जवाब देंगे। जिस दिन आप किसी का गरीब का यहाँ पे काम रोकोगे, जहाँ किसी को हरास करोगे, उस दिन हम बताएंगे कि काम कराने का तरीके क्या होते हैं। अगर आपको कोई ऊपर से फोन कर देता, कोई सेक्रेटरीट से फोन कर देता, कोई ऊपर अधिकारी से फोन करा देता है, उसका काम को 5 मिनट नहीं लगते। एक गरीब बंदा यहाँ पे 2 महीने से उसकी चप्पलें घिस जाती है, उसके जूते घिस जाते हैं, सिर्फ पटवारी को ढूंढने के लिए पटवारी नहीं मिलता। तो क्या क्रेडिबिलिटी इनकी आपने तय की है? क्या इनसे उम्मीद है? क्या ये लोगों के एम्प्लॉय हैं, जहाँ केवल और केवल ये पैसे के एम्प्लॉय हैं, जहाँ उनकी जगहों में जाते हैं कि मौका देखने, जिन लोगों से ये माल खाते हैं, जहाँ उन लोगों का काम करते हैं जिन लोगों की जान पहचान होती है। एक स्पेशल सजेशन रहेगा सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जितने भी तहसील ऑफिस है वहाँ पे हर पटवारी के कैबिन्स होने चाहिए और पटवारी के वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए कि इतने से इतने लेकर ना तो वो डीसी ऑफिस जाएगा, ना कहीं मौका देखने जाएगा, ना तहसीलदार के कमरे तक भी नहीं जाएगा। उसको बैठकर जितने भी लोग आएंगे उनकी पहले प्रॉब्लम सुनेगा, उनके एप्लीकेशन रिसीव करेगा, उनकी कोई नकल देनी है नकल देगा, उनके जो भी मुद्दे हैं पहले वो वहां बैठ के सुनेगा, उसके बाद वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन हर हफ्ते उसके ये वर्किंग आवर फिक्स होने चाहिए कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपको पटवारी साहब अपने कमरे में ही मिलेंगे, तभी लोगों का हाल होगा। अदरवाइज जो जैसे चल रहा है कि आज पटवारी डीसी ऑफिस में है, आज पटवारी मौका देखने गया है, आज पटवारी तहसीलदार के कमरे में बैठा हुआ, कोई मीटिंग चल रही है, तो पब्लिक को कभी नहीं मिलेगा। इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं, इतना किराया खर्च के आते हैं और हिरासमेंट होती है। आज किराए से भी ज़्यादा लोगों के टाइम की वैल्यू है। लोग अपने ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं, पटवारी को मिलना है, लेकिन पटवारी नहीं मिलता तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितनी बुरी हालत होती होगी। प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी वैसे नहीं मिलती, किसी का काम है वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, तो उसको आगे जो खजली होती है ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की भी पटवारी जिम्मेवार नहीं है। सिर्फ इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेवार है जिसने अभी तक पटवारी के पब्लिक के वर्किंग आवर फिक्स ही नहीं किए हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से फिर से कहूँगा कि मुझे बाकी का तो पता नहीं, बिश्नाह तहसील में हर पटवारी के कैबिन फिक्स होना चाहिए।
अगर बाकी वाले भी अगर ये बाज उठाते हैं तो उनको भी एक कैबिन दीजिए। जो करयाल से, जो दियोली से लोग पैसे किराया खर्च के आते हैं उनकी तो। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।